आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। और इसमें आज जो पहली क्लास है और इसका पहला हम आज बात करते हैं बहुमत के प्रकार कि बहुमत कितने प्रकार का होता है, और फिर उन प्रकारों को थोड़ा डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बहुमत के प्रकार की बात करें तो बहुमत टोटल 3 टाइप का होता है, जिसमें पहला हम बात करें जिसको हम कहते हैं साधारण बहुमत। अब पहला टाइप क्या है? साधारण बहुमत। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि साधारण बहुमत होता क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं साधारण बहुमत के बारे में कि ये उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत होता है। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे सिंपल मेजॉरिटी की बात करूं कि होती क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे जो उपस्थित मेंबर हैं और उन उपस्थित मेंबरों ने भी कितनों ने मतदान किया है, उन मतदान का ही क्या बहुमत जो होगा उसे आप साधारण बहुमत कहेंगे। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं आपसे उदाहरण की बात करूँ, जैसे लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में 543 सदस्य हैं वर्तमान में, ध्यान रखना। ठीक है, पहले 545 थे, अब दो जो एंग्लो इंडियन मेंबर थे उनको अब ख़त्म कर दिया गया है, तो टोटल कितने हैं? 543। अब 11 मार्च को एक बिल लाया जाता है लोकसभा के अंदर, और उस वक्त लोकसभा में 200 सदस्य उपस्थित थे। ठीक, कितने सदस्य थे? 200 सदस्य उपस्थित थे। और इन उपस्थित सदस्यों में 20 ने वोट नहीं किया, तो वोट कितनों ने किया? 180 सदस्यों ने। ठीक है, ने मतदान किया। यानी जो बिल आया था 11 मार्च को लोकसभा के अंदर, 200 मेंबर उसमें प्रेजेंट रहे। उन 200 मेंबरों में से 20 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने उस बिल पर अपनी बात ही नहीं कही कि सही है या गलत है, यानी उस बिल के ना तो पक्ष में वोट दिया ना ही उसके विपक्ष में वोट दिया। केवल 180 लोगों ने ही मतदान किया था। अब साधारण बहुमत होता क्या है? साधारण बहुमत जो होता है, साधारण बहुमत ये कुल मतदान अपॉन 2 और +1। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी जब भी हम साधारण बहुमत की बात करेंगे तो कुल मतदान कितने ने, हमें ये नहीं देखना कि कितने प्रेजेंट रहे, हमें बात करनी है कितनों ने वोट किया। तो वोट कितनों ने किया? 180 लोगों ने, अपॉन 2 और +1। आप इसको डिवाइड करें, कितना होगा? 90 और +1 कितना होगा? 91। तो अगर उस बिल के पक्ष में 91 सदस्य वोटिंग कर देते हैं, यानी 91 सदस्यों ने अगर उस बिल के पक्ष में वोट कर दिया, तो वो जो बिल होगा वो पारित हो जाएगा। ठीक, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। जो जैसे 200 सदस्य उपस्थित रहे, उपस्थित एवं अब मतदान कितनों ने किया? 180 ने किया। हमें 20 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने ना तो हाँ करा ना ही मना किया। तो अब हम जो बहुमत निकालेंगे कुल मतदान अपॉन 2 और +1। अब जैसे यहाँ पर हमारा 90 आया, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई डेसिमल नंबर आ जाए, यानी दशमलव की संख्या आ जाए, जैसे 91.5 ही आ जाता। तो अब उसको हम कैसे करेंगे? तो हम एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि 11 मार्च को एक बिल लाया गया जिसमें 200 सदस्य उपस्थित रहे और 200 में से 5 सदस्यों ने वोट नहीं किया, तो टोटल वोटिंग कितनी हुई? 195। ठीक है,
यानी 195 सदस्यों ने क्या किया, मतदान किया। अब साधारण बहुमत क्या होगा, अब अगर हम निकालेंगे तो 195/2, ठीक है, और कितनी बार डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 97.5, ठीक है, यानी अब इतना आ गया 97.5। अब ये डेसिमल नंबर है। आप एक बात ध्यान रखें, जब भी ऐसा कोई नंबर आए, यानी 2 से डिवाइड करने पर, साधारण बहुमत में 2 से डिवाइड करने पर अगर कोई नंबर पॉइंट में आ जाता है तो आप उसमें +1 नहीं करेंगे। यानी इस स्थिति में जब पॉइंट में आ जाए तो आप +1 नहीं करेंगे। बस आपको एक नई बात ध्यान रखनी है, अगर दशमलव के बाद वाले जो नंबर हैं, ये अगर 1, 2, 3, 4, अगर इनमें से कोई सा नंबर हो तो आप केवल इस सब को छोड़ करके 97 ही आप लिखेंगे कि अगर 97 लोगों ने उसके पक्ष में वोट कर दिया तो वो पारित हो जाएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट के बाद 5, 6, 7, 8 या 9 इनमें से अगर कोई सा नंबर होगा तो आप ध्यान रहेंगे ये 97 है तो आप इसको 97 + 1 यानी 1 ऐड कर देंगे तो 98 हो जाएगा। तो अब बिल कितने पे पारित होगा, 98 पर होगा, ठीक है। यानी अगर पूर्णांक की संख्या आती है तो आप +1 हाफ करके +1 कर देंगे। लेकिन अगर पूर्णांक नहीं है तो आप देखेंगे पॉइंट के बाद अगर 1, 2, 3, 4 है तो आप जितनी संख्या है आप उतना ही लिखेंगे और जो पॉइंट के बाद वाले नंबर उन सबको आप ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर पॉइंट के बाद 5, 6, 7, 8, 9 इनों में से कोई से नंबर हैं तो आप 97 जो भी यहाँ पर नंबर होगा आप उसमें एक ऐड कर देंगे। 97 है तो एक ऐड किया तो 98, 100 होता तो 100 + 1 101, ठीक है। तो इतने पे बिल पारित हो जाएगा। अब है कि जो साधारण बहुमत है इसका हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं, आप ध्यान रखना, अधिकांश जितने भी बिल लाए जाते हैं संसद के अंदर, जितने भी बिल लाए जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे से अधिक बिल किससे, साधारण बहुमत से ही पारित होते हैं, ठीक है। यानी जो साधारण बहुमत है इससे संसद में लाए जाने वाले अधिकांश बिल यानी आधे से अधिक बिल पारित हो जाते हैं। इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि साधारण बहुमत से क्या क्या हो, जैसे आप धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। आज हम बहुमत के प्रकार पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कल से हम प्रस्तावना शुरू करेंगे, तो इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको आज पहला लेक्चर हमारा बहुमत पर ही आधारित होगा, ठीक है। तो अब हम पहला हमारे समझ में आ चुका है, अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा टाइप क्या होगा, अगर मैं इसके बी पार्ट की बात करूं यानी दूसरा, उसको कहते हैं प्रभावी बहुमत। तो प्रभावी बहुमत कौन सा होता है, तो प्रभावी सदस्यों का बहुमत, ठीक है। यानी जो प्रभावी सदस्य होंगे उनका जो बहुमत होगा उसी को आप प्रभावी बहुमत कहेंगे। अब ये प्रभावी सदस्य कौन से हैं, ये प्रभावी सदस्य हम किसे कहते हैं, प्रभावी सदस्य जो होते हैं वो कुल सदस्य माइनस रिक्तियाँ, ठीक है। यानी अगर आप कुल मेंबरों में से रिक्तियाँ को घटा देंगे तो आपके कौन से मेंबर निकल कर आते हैं, प्रभावी सदस्य निकल कर आते हैं, ठीक है। अब ये रिक्तियाँ क्या होती हैं, रिक्तियाँ आप किससे मानेंगे, 3 तरह की रिक्तियाँ होती हैं। जैसे अगर कोई एक लोकसभा का कोई सांसद है, वो जीता और जीतने के बाद उसकी मृत्यु होगी, यानी जीतने के बाद मृत्यु, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है,
वो त्यागपत्र दे दे। तीसरा क्या है कि अगर उसको निरस्त कर दिया जाए, रिक्तियाँ बस इस तरह 3 तरीके से निकलती हैं। ठीक है, अब मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे लोकसभा में टोटल मेंबर कितने हैं? 543 मेंबर हैं। ऐसे मानो कि जीतने के बाद 2 सांसदों की मृत्यु हो जाती है, 2 लोग त्यागपत्र दे देते हैं और 2 को निरस्त कर दिया जाता है। 2 का चुनाव जो है जीतने के बाद क्या हो जाता है? निरस्त कर दिया जाता है। तो कुल रिक्तियाँ कितनी होगी हमारे पास? 2, 4, 6, तो -6। ठीक है, तो अब प्रभावी सदस्य कितने बचेंगे? 543 -6, तो आप देखेंगे 537 मेंबर हमारे पास बचे। ठीक है, अब 537 बचे। अब हमें इनका निकालना है क्या? बहुमत। जब आप इसका बहुमत निकालेंगे, प्रभावी बहुमत, तो सिंपल बस वही है कि प्रभावी सदस्यों ठीक है, यानी जब भी हम प्रभावी सदस्यों की बात करेंगे तो प्रभावी सदस्य निकालने के लिए कुल सदस्य माइनस रिक्तियाँ, और रिक्तियाँ इस तरह हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं कि कोई आदमी चुनाव जीत चुका है और वो फिर उसकी मृत्यु हो जाए, या वो जीतने के बाद त्यागपत्र दे दे, या किसी व्यक्ति के चुनाव को निरस्त कर दिया जाए। ठीक है, तो फिर प्रभावी बहुमत जो होगा वो आप इस तरह निकालेंगे। ठीक है, अब है कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर करेंगे, यानी हम प्रभावी बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करेंगे। तो प्रभावी बहुमत का प्रयोग 8 जगह होता है। कितनी जगह होता है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना, हम कैसे रिक्तियों की निकालेंगे और कुल प्रभावी सदस्य हम कैसे निकालते हैं। ठीक, तो अगर मैं इसके उपयोग की बात करूँ कि आप इसका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, यानी प्रभावी बहुमत से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो 8 जगह, यानी टोटल 8 जगह आप यूज़ करते हैं किसका? प्रभावी बहुमत का। आप कहाँ कहाँ? बहुत सिंपल में हमें याद होगा। सबसे पहले जो आपकी लोकसभा है, लोकसभा, इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ठीक है, दूसरा राज्यसभा, इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सभापति एवं उपसभापति। और तीसरा विधानसभा, इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। और चौथा विधान परिषद, इसके सभापति एवं उपसभापति। ठीक है,
कितना हुआ? लोकसभा इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो ये हो गए, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होते हैं। टोटल मिला के 8 हो गए। तो इन 8 को, यानी जो ये 8 के 8 मेंबर हैं, इन 8 को पद मुक्त करने के लिए ठीक है, यानी जो 8 के 8 ये सदस्य हैं, इन 8 को पद से हटाने के लिए कि अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, उपाध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम प्रभावी बहुमत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, इसके बारे में हम जब राज्यसभा को पढ़ेंगे तो हम बताएंगे इसमें सभापति क्यों कहते हैं और लोकसभा वाले को अध्यक्ष क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि अगर प्रभावी बहुमत का प्रयोग केवल 8 जगह होता है और 8 जगह यदि 4 लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष, तो 2, 4, 6 और 8, यानी इन 8 लोगों को हटाने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? प्रभावी बहुमत का आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा टाइप था। अब हमारा तीसरा टाइप है जिसको हम पढ़ते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत होता क्या है? असल में विशेष बहुमत जो होता है ये उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 होता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी केवल मैंने आपको बताया कि विशेष बहुमत क्या होगा, यानी अगर कोई बिल लाया जाता है और उस बिल पर जो उस वक्त लोकसभा में उपस्थित लोग हैं और उनमें जो मतदान करने वाले हैं, अगर उन मतदान करने वालों का 2/3 लोग उसके पक्ष में वोट करेंगे तो वो विशेष बहुमत से पारित माना जाएगा। अब विशेष बहुमत जो होता है ये टोटल 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला टाइप, यानी इसका ए जो होगा कि उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3, यानी कैसे? सुनो, जैसे उदाहरण लेते हैं हम, उदाहरण लेते हैं लोकसभा है और लोकसभा में 543 मेंबर हैं। ठीक है, इन 543 मेंबर में जिस दिन बिल लोकसभा के अंदर लाया गया 350 लोग उपस्थित रहे। ठीक है, अब इन 350 में से 300 लोगों ने मतदान किया। ठीक है, और अगर जो बिल लाया गया है 300 में से इसका 2/3 लोग, कितना बैठेगा? 200, यानी ये जो 300 लोगों ने मतदान किया है उस बिल पर, इन 300 में से अगर 200 लोग उसके पक्ष में वोट करेंगे तो वो विशेष बहुमत से पारित माना जाएगा। ठीक है, यानी पहला जो विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत है कि कुल सदस्य संख्या का 2/3। ठीक है, अब इसमें पहला पार्ट है विशेष बहुमत के केवल 3 टाइप होते हैं कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। कैसे? जैसे मैंने लोकसभा में 543 मेंबर हैं, कोई बिल लाया जाता है, उसमें उस बिल में उस दिन जो लोकसभा थी उसमें 350 मेंबर प्रेजेंट थे। 350 में से 50 ने वोट नहीं किया तो 300 ने मतदान किया। अब इस मतदान में से
अगर मतदान करने वालों का 2/3 यानी जैसे 300 है तो इन 300 का 2/3 कितना होगा, 200 होगा। तो अगर 200 लोग उस बिल के पक्ष में वोट करेंगे तो वो पारित माना जाएगा। ठीक है, अब आप इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? अगर मैं इसके आपसे प्रयोग की बात करूं तो आप ध्यान रखना कि अनुच्छेद 249 और 312 दो जगह इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब 249 में क्या है और 312 में क्या है, ये हम जब भी पढ़ेंगे जब हम 249 पर आएंगे और 312 पर आएंगे। ठीक है, फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि विशेष बहुमत का जो पहला पार्ट है इसका प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है? अब इसका दूसरा पार्ट ये है, अगर मैं इसके बी पार्ट की बात करूँ, ए की तो हमने बात कर ली, बी पार्ट क्या है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। अब इसमें एक बात और ऐड हो जाती है, तथा जो आधे से कम ना हो, आधे से कम ना हो। ठीक है, यानी उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3, एक तो बात यह होगी। दूसरी, अब वो जो 2/3 है वो आधे से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब लोकसभा के अंदर टोटल 543 मेंबर है। ठीक है, और 543 में से 350 लोग प्रेजेंट थे जिस दिन बिल लाया गया। ठीक, अब उस 350 में से ऐसे मान लीजिए कि आप केवल 300 लोगों ने क्या किया है, मतदान किया है। अब मैं आपको लिख नहीं रहा पर समझा रहा हूँ। ठीक है, 543 होते हैं, 300 लोग उपस्थित रहे, इन उपस्थित में से कितनों ने वोट किया, केवल 300 लोगों ने वोट किया। अब जब 300 लोग वोट करेंगे तो जब हम निकालेंगे, पहली कंडीशन क्या है कि उपस्थित एवं मतदान 300 ने करा, इनका भी कितना 2/3, तो 300 का 2/3 तो कितना बैठेगा, 200 बैठ गया। ठीक, 200 आ गया। एक शर्त पूरी। दूसरी क्या है, जो आधे से कम ना हो, यानी आधे से कम का मतलब कितना है, टोटल 543 है, 543 बटे 2 आप जब काटेंगे तो कितना आएगा, 271.5, यानी इतना लगभग बैठेगा। तो अब ये जो 200 है, सीधी सी बात आधे से कम है। जब आधे से कम, पहली शर्त तो कंप्लीट है, ठीक है, 2/3 है, लेकिन इससे भी तो ज़्यादा होना चाहिए ना, इससे कम, 271 से कम नहीं होना था। तो अगर 271 से कम है तो बिल पारित नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। जैसे लोकसभा में 543 मेंबर होते हैं, 350 प्रेजेंट रहे, 50 ने वोट नहीं किया, केवल 300 लोगों ने वोट किया। अब इन 300 लोगों ने अगर बिल के पक्ष में वोट किया है 2/3, तो कितना बैठ गया, 200। अगर 200 किया है तो पहली शर्त है कि आधा बिल पारित हो गया, लेकिन इसके साथ दूसरी शर्त और है कि वो जो बिल आया है उसके पक्ष में जो वोट गई हैं वो आधे से कम ना होनी चाहिए, यानी 271 से कम ना हो। अगर आप इन 300 में से अगर वोट 271 या 272 जाती हैं पक्ष में तो बिल पारित माना जाएगा, अन्यथा पारित नहीं माना जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे 543 मेंबर थे, एक बिल लाया गया जिसमें 400 लोग प्रेजेंट थे, 400 में से 20 ने मतदान नहीं किया। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि मतदान नहीं किया, और जब मतदान नहीं किया तो टोटल कितने बचे, अब 380 बचे। ठीक है, कोई ऐसी संख्या दें जिससे कि हमारा मतलब 3 से डिवाइड हो जाए। ऐसे मान के 10 लोगों ने वोट नहीं किया तो टोटल कितना रहेगा, 390 आ गया। अब जब ये 390 आ गया, अब
इन लोगों ने मतदान किया, ये मतदान करने वालों की संख्या आ गई। यानी 400 में से जो 400 प्रेजेंट थे, 10 ने वोट नहीं किया तो 300 लोगों ने वोट किया। अब ऐसे मानो आप कि उस बिल के पक्ष में 350 लोगों ने वोट किया और 400 लोगों ने 40 ने विपक्ष में वोट किया। अब देखते हैं कि बिल पारित माना जाएगा कि नहीं। पहली शर्त क्या है कि उपस्थित और मतदान वालों का 2/3 होना चाहिए। यानी 390 ने वोट किया था और 390 का 2/3। जब आप देखेंगे कितना आएगा, 13 × 39 और 13 दूनी 26 यानी 260। तो यानी इन 390 में से 260 लोग बिल्कुल उसके पक्ष में होने चाहिए और पक्ष में कितने लोग हैं, 350। तो एक शर्त तो कंप्लीट होगी। अब दूसरी क्या है कि आधे से कम ना हो। अब आधे से कम क्या है, टोटल कितने 543/2, जब हमने डिवाइड किया था कितना आया था 271.5 और ये कितना है 350। तो ये भी शर्त पूरी हो रही है और ये भी शर्त पूरी हो रही है। तो जब दोनों शर्त कंप्लीट हो जाएं तो उस बिल को क्या माना जाएगा, फिर पारित माना जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई नहीं। दूसरा वाला विशेष बहुमत का दूसरा जो पार्ट है कि उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3 जो आधे से कम ना हो। अब मैंने आपको समझाया था कि लोकसभा में कोई बिल लाया गया और जैसे 543 में से 400 लोग प्रेजेंट थे और इन 400 में से 10 ने मतदान नहीं किया, तो मत कितने, 390 ने किया। अब 390 में से 350 ने पक्ष में कर दिया, 40 ने विपक्ष में करा। अब देखते हैं कि बिल पारित हुआ कि नहीं हुआ। अब बिल पारित होने के लिए 2 शर्तें हैं कि पहले तो 2/3 होना चाहिए। हमने 2/3 देखा तो 260 बैठा, लेकिन हमारे पास 350 ने पक्ष में वोट किया है, तो इसका मतलब पहले शर्त कंप्लीट। दूसरा क्या, जो आधे से कम ना हो। अब आधे से कम कितना, 543 का आप 2 करेंगे तो 271.5, लेकिन पक्ष में कितना है 350। तो आप देख रहे हैं कि आधे से कम भी नहीं है, ज़्यादा ही है। तो दोनों शर्त पूरी होगी तो अब ये जो बिल है जो आया है वो पारित माना जाएगा। ठीक है, अब इससे जो होता है इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, यानी उपयोग जो है हम इसका कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो आप ध्यान रखना, इसका जो आप उपयोग करते हैं जजों को हटाने में, यानी अगर आपको जज हटाने हैं, ठीक है, चाहे वो हाई कोर्ट का हो और चाहे वो किसका हो, सुप्रीम कोर्ट का हो। ठीक है, दूसरा कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी अगर इसको हटाना है, या आपका मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, आयुक्त। तो अगर इनको हटाना होता है तो हमें विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। और विशेष बहुमत भी कौन सा वाला, इसका भी दूसरा कि 2/3 तो हो लेकिन आधे से कम भी ना होना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और हमें इन्हें हटाने के लिए यानी संसद के दोनों सदनों से ही विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। हमारी संसद जो है उसके 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, तो दोनों ही सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। अब इसका तीसरा पार्ट रह गया। तीसरा पार्ट है जिसको हम कहेंगे सी। इसका जो सी है वो है कुल सदस्यों का 2/3। ठीक है, यानी जो कुल सदस्यों की संख्या है, कुल सदस्यों की संख्या का 2/3, बस ये। अब जैसे 543 हमारे पास मेंबर हैं, तो अगर इन 543 मेंबर में से अगर 2/3 मेंबर पक्ष में वोट करेंगे तो क्या पारित माना जाएगा, अन्यथा पारित नहीं माना जाएगा। तो इसका जो हम प्रयोग है, इस वाले विशेष बहुमत का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने,
यानी अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलानी है तो उसके लिए हमें कुल सदस्य संख्या का 2/3, 543 का 2/3 इस बहुमत से पास होगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, अन्यथा निरस्त मानी जाएगी। और ये जो कुल सदस्य संख्या का 2/3 ये संसद के दोनों सदनों से ही ऐसे ही पारित होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है बहुमत के प्रकार ये आपके समझ में आया होगा। और अगर इनमें आपकी कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो उसको फिर नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा उसको रिवाइज़ करेंगे। तो कल से फिर हम अपना एक अलग चैप्टर, जो हमारे भारतीय संविधान का पहला चैप्टर है प्रस्तावना, हम उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।